बिहार चुनाव के नतीजों से ही क्या तय हो जाएगा कि यूपी में आखिर किसकी बनेगी सरकार। करीब 1.5 साल बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है दोनों ही नेता एक तरीके से बिहार में अपना अपना थर्मामीटर लेकर पहुंचे हैं। यानी वो देखना चाहते हैं कि बिहार की जनता का मूड क्या है और इसी मूड से वो यूपी की चुनावी रणनीति भी तय करना चाहते हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कई तरह के नेता बिहार के अलग अलग हिस्सों में डटे हुए हैं। योगी और अखिलेश जब बिहार पहुंचते हैं तो दोनों इशारों ही इशारों में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते हैं। कांग्रेस को आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े। ये समाजवादियों ने मिलकर के अवध जीतने का काम किया है। हमें पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के मगध से इनको भगाने का काम। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। वैसे तो कहा जाता है कि किसी भी एक चुनाव का दूसरे चुनाव से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं परसेप्शन इस बात से बनता है कि आखिर एक चुनाव के नतीजों से दूसरे चुनाव के नतीजों पर क्या कोई असर पड़ सकता है। वैसे भी बिहार और यूपी का पूर्वांचल का समाज कमोबेश एक ही है और कई जिले जो हैं यूपी और बिहार के वो आपस में लगते हैं। दोनों ही तरफ से रिश्तेदारियां भी एक दूसरे के राज्यों में हैं और जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीते कई दिनों से बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि इसी बहाने दोनों ही यूपी के लिए अपना रोड मैप तैयार करने में जुटे हुए हैं। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से बिहार के सीवान से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने वहां पर 2 तरीके के एजेंडे लेकर आए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ अपने हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो दूसरे ही तरफ यूपी में जो उन्होंने कानून और व्यवस्था को बेहतर किया है, जिस तरीके से माफिया राज को खत्म किया है, इसका वो बखान अपनी हर चुनावी रैली में करते हैं। यानी इस बार मसला सिर्फ हिंदुत्व का ही नहीं है, वो बिहार के लोगों को बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से लालू और राबड़ी राज में 15 सालों तक, जिसको एक तरीके से एनडीए की तरफ से जंगल राज कहा जाता है, और उस जंगल राज से जिस तरीके से मुक्ति मिली है और नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी है, उससे बेहतर काम कहीं ना कहीं यूपी में हो रहा है। तो अगर बिहार की जनता इस मुद्दे पर उनका साथ देती है तो यूपी में भी उसका विस्तार हो सकता है और इसी बात को लेकर लगातार वो ये चुनाव प्रचार में अपनी बात कह रहे हैं। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। जब सिवान के रघुनाथपुर में, जहां बाहुबली नेता रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब जहां चुनाव मैदान में डटे हुए हैं आरजेडी के टिकट पर, वहां पर योगी आदित्यनाथ ने उसी माफिया राज का जिक्र किया। अखिलेश यादव भी जवाब में कहीं ना कहीं अपने हर चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ को एक रंगी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि जो काम उनके ज़माने में हुआ या फिर अपने पीडीए के फार्मूले का यानी सामाजिक समीकरण का वो विस्तार करते हैं। आपको आंकड़ों से समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों ये दोनों नेता बिहार के चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं और इसी बहाने 1.5 साल बाद यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक तरीके से इसे रिहर्सल बता रहे हैं। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में एक तरीके से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने बीजेपी को चुनावी नतीजों में काफी पीछे छोड़ दिया था। पहली बार समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत मिला था। इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो अवध में हुआ वही मगध में होगा। जब राम मंदिर का जिक्र करते हैं योगी आदित्यनाथ तो फिर अखिलेश यादव ये बताते हैं
कि उसी राम मंदिर वाले अयोध्या की फैजाबाद सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी की जीत हुई। दोनों अपने अपने एजेंडे के हिसाब से चुनाव प्रचार का टोन सेट कर रहे हैं और इसी टोन को वो आगे ले जाना चाहते हैं यूपी के चुनाव में भी। इसीलिए बहुत कुछ निर्भर करेगा। जब पहले राउंड का मतदान हो चुका है, उसके बाद जब दूसरे राउंड के बाद 14 तारीख को नतीजे आएंगे तो ये दोनों ही नेता यानी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव इन चुनावी नतीजों का विश्लेषण अपने अपने हिसाब से करेंगे। अगर एनडीए की जीत होती है तो फिर बताएंगे कि जो कुछ बिहार में हुआ वही यूपी में हुआ, लेकिन अगर महागठबंधन की जीत होती है तो फिर अखिलेश यादव के हौसले बुलंद होंगे और वो ये बता पाने में सफल होंगे कि लोकसभा चुनाव का नतीजा या लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा वो सिर्फ एक तुक्का भर ही नहीं था, बल्कि जिस तरीके से वो इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि बस अब तो समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है, तो इस बात को और बड़े पैमाने पर फैला पाएंगे। अब हम आपको बताते हैं आंकड़ों का हिसाब। यूपी से सटे बिहार के 7 जिलों में विधानसभा की 48 सीटें हैं। साल 2020 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें इन 48 में से बीजेपी को 16 सीटें मिली थी, जेडीयू के हिस्से 3 सीटें आई थी, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को 18, कांग्रेस को 3 और एक सीट बीएसपी, सीपीआई-एमएल और सीपीआई-एम को मिली थी। यानी नतीजों के आधार पर देखें तो महागठबंधन को बढ़त मिली थी। इस बार योगी आदित्यनाथ इसी ट्रेंड को बदलना चाहते हैं। अब तक जो आंकड़े मिले हैं उसके हिसाब से 24 रैलियां योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं, जबकि 22 चुनावी रैली यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव भी कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ को उन खास सीटों पर भी खास तौर से बुलाया गया जहां एक तरीके से सीटें फंसी हुई है, यानी महागठबंधन के खिलाफ वहां एनडीए की सीट फंसी हुई है, मुश्किल सीट है। जैसे देखिए कि दरभंगा में उन्होंने रोड शो किया। वहां कहा जा रहा है कि जन स्वराज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं आर.के. मिश्र, जो कि पहले एक आईपीएस अधिकारी थे, और यहां से बीजेपी की टिकट पर संजय सरावगी जो मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही यहां पर वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी के तरफ से उमेश सहनी चुनाव लड़ रहे हैं, और आर.के. मिश्रा कि चुनाव लड़ने के कारण ये सीट मुश्किल में फंस गई थी, इसीलिए वहां पर योगी आदित्यनाथ का रोड शो कराया गया। इसी तरीके से दरभंगा की ही अलीनगर एक और सीट है जहां से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं, वो मैथिल ब्राह्मण हैं। उनके सामने आरजेडी से विनोद मिश्र चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी मैथिल ब्राह्मण हैं। और कहा जा रहा था कि ये सीट भी मुश्किल है, तो यहाँ योगी आदित्यनाथ को उतारा गया। योगी आदित्यनाथ को उतारने के पीछे की वजह ये थी कि हिंदू समाज एक तरीके से एकजुट हो। बिहार में आमतौर पर यह देखा गया है कि चुनाव यहाँ पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बदले में जाति अस्मिता के नाम पर लड़ा जाता रहा है। पिछले चुनाव में यानी साल 2020 में दरभंगा की जाले सीट पर एक उम्मीदवार जो कांग्रेस के थे, उनकी वजह से थोड़ा सा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ था। यूपी का अगर देखें चुनाव तो वहाँ दोनों ही एजेंडों पर चुनाव लड़े जाते हैं, जातीय अस्मिता पर भी और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर भी। इसीलिए जिन सीटों पर इस तरह की चीज़ें होती हैं जहां लगता है कि हिंदू वोटरों को एकजुट करना हो, वहां योगी आदित्यनाथ उस पिच पर ले जाकर अपने भाषण का टोन रखते हैं। लेकिन जहां ये देखा जाता है कि सामने में कोई एक बाहुबली नेता या बाहुबली परिवार का आदमी है, तो फिर यानी वो आरजेडी या कांग्रेस को उम्मीदवार है, तो फिर वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो यूपी में पिछले कई सालों में उन्होंने जब साल 2017 में यूपी में पहली बार मुख्यमंत्री बने, और जिस तरीके से बड़े बड़े डॉन या माफिया कहे जाते हैं यूपी में, या कानून और व्यवस्था की हालत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामले में पहले से बेहतर हुई, वो कुछ नाम को गिनाते तो नहीं है, बताते तो नहीं है, लेकिन इशारों में समझाने की योगी आदित्यनाथ कोशिश करते हैं। जैसे अतीक अहमद, जैसे मुख्तार अंसारी, जब इन सब का अब कोई साम्राज्य नहीं बचा, कोई डर नहीं बचा है यूपी में, इस बात को बताना चाहते हैं, जिसका जिक्र उन्होंने सिवान में किया, जो एक लंबे अरसे तक मोहम्मद शहाबुद्दीन का गढ़ रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखें, पूर्वी चंपारण में विधानसभा की एक सीट है, उसका नाम है ढाका, और यहाँ से इस बार मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। वो इसीलिए कि ढाका में जनसुराज से एक जाने माने डॉक्टर एलवी प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से पवन जायसवाल जो विधायक हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और आरजेडी ने एक पहले कांग्रेस के नेता रहे नामी नेता मोती रहमान, उनके बेटे फैसल रहमान को चुनाव लड़ा दिया। अब यहाँ लग रहा है कि एलवी प्रसाद के चुनावी मैदान में होने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, यानी यहाँ पर ज़रूरत थी हिंदू वोटरों को एकजुट करने के लिए, तो योगी आदित्यनाथ को भी यहाँ पर उतारा गया। आपको बताते चले
कि 14 साल की सत्ता के वनवास के बाद साल 2017 वो साल था जब यूपी की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई और फिर 2022 में योगी आदित्यनाथ की सत्ता बनी रही, यानी प्रो इनकम्बेंसी के चलते वो सरकार बनाने में कामयाब रहे। अब जब लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा और जिस तरीके से पीडीए के फॉर्मूले पर, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इस ए को वो कभी कभी आधी आबादी और अगड़ा भी बताते हैं और वही सामाजिक प्रयोग विधानसभा के चुनाव में भी अखिलेश यादव करना चाहते हैं। इसी बहाने बिहार के चुनाव में भी वो उन्हीं एजेंडों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें अगर इस मामले में कामयाबी मिली तो वो एक तरीके से इसी प्रयोग को फिर से दोहराएंगे, लेकिन अगर इसमें थोड़ा भी नुकसान हुआ तो अपनी रणनीति बदलने पर विचार करेंगे। कुछ यही मामला योगी आदित्यनाथ के साथ भी फॉर्मूला लागू होता है। वो उन एजेंडों को और उन वादों को यहाँ ला रहे हैं बिहार के चुनाव में, जिसके आधार पर अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो फिर उसी का एक्सटेंशन वो यूपी में करने की सोच सकते हैं, क्योंकि यूपी का अगला चुनाव जो बताया जा रहा है, बीएसपी जिस तरीके से कमज़ोर हुई है। हालांकि ये भी बताता चलूँ आपको कि बनारस से सटे हुए यूपी के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो रोहतास हो या कैमूर हो, इनमें कई ऐसी सीटें हैं जहाँ बीएसपी का प्रभाव आज भी है और पहले भी बीएसपी इनमें से कुछ सीटों पर चुनाव जीतती रही है। यानी यूपी के जो प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर बीएसपी हो, वो बिहार के चुनाव के थर्मामीटर को एक तरीके से फिर यूपी के चुनावी मैदान में जो 1.5 साल बाद होने वाले हैं, वहां पर उसी हिसाब से अपने फार्मूले को सेट करने की रणनीति में जुटी हुई है। क्या आपको लगता है कि बिहार के चुनावी नतीजे यूपी में जो बीजेपी हैं, यानी योगी आदित्यनाथ कह लें या फिर अखिलेश यादव या फिर मायावती, उन्हीं रणनीति को आगे ले जाकर कामयाब हो सकते हैं? इसका असर क्या यूपी के चुनाव पर भी पड़ेगा? आपकी राय का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को बनाया है हमारे साथी हनी और शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर। मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा मरे जा रहे। यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। And each and every citizen of India is soldier of India. जलवा है हमारा यहाँ। फिर जमेगा अड्डा, फिर आपके बीच होंगे आपके पसंदीदा सितारे। 21 से 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। 3 दिनों के न भूलने वाले अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आइए लल्लन टॉप अड्डा में और बनाइए यादें जो रहेंगी हमेशा। टिकट बुक करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। कोड इस्तेमाल करें LT200 और पाएं 200 रुपए की छूट।